मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मॉर्निंग मैन अब्रॉड। असीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जापान ट्रैवल अपडेट के बारे में। एक फटाफट से अपडेट आपको दे देता हूँ जो मेरे पास हैं इस वक्त। कोई और डेवलपमेंट आती है इसके रिगार्डिंग तो नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। आगे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि खुशखबरी कोई ना कोई आएगी इस केस के अंदर। Now, before we begin, please take a moment to like this video and subscribe to this YouTube channel, The Morning Man Abroad. यहाँ पे इस किस्म के ट्रैवल अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। तो फटाफट से हम बात करते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देता हूँ कि अभी तक क्या चलता आ रहा है जापान के केस के अंदर, क्योंकि मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हैं, पर वो वही टाइम था जब जापान वॉज अबाउट टू ओपन, दे वर प्लानिंग टू ओपन, लेकिन इट वॉज नॉट फुली ओपन फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर इंडियंस। तो मार्च 1 से ये स्टोरी चल रही है जापान की कि जापान खुल रहा है, और किन के लिए खुला है कोई क्लैरिटी नहीं कुछ लोगों को। तो जो लोग शॉर्ट टर्म स्टे के लिए वहाँ जाना चाहते थे, मतलब कि जो बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए सबसे पहले जापान खोला गया था मार्च 1 को। फिर मार्च 1 को एक और डेवलपमेंट हुई यहाँ पे कि जो लोग लॉन्ग टर्म स्टे के लिए जाना चाहते थे वहाँ पे, उनके लिए फिर जापान को खोला गया मार्च 1 के आसपास। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट होती है जून के आसपास। यहाँ पे क्या हुआ कि जापान खोला गया उन लोगों के लिए जो शॉर्ट टर्म स्टे के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेड कंट्रीज थी। पहली चीज़ तो ये था कि आपको एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही मैंडेटरी था ट्रैवल करना। उसके अंदर टूर ऑपरेटर भी आपको मिलेगा, ट्रैवल गाइड भी मिलेगा, टूरिस्ट गाइड भी मिलेगा, और वो कुछ ब्लू कंट्रीज़ के लिए था। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ब्लू लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था तब। ओके, इंडिया जो था तब येलो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आता था। जबकि जब मैंने पहली वीडियो एक डाली थी जापान की, और जून के आसपास ये मैंने डाली थी, जून 10 के आसपास। अब यहाँ पे क्या है कि एक और डेवलपमेंट हुई है इस महीने सितंबर 7 को, और यहाँ पे बहुत सारी हमें चीज़ें डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग सुनने को मिल रही हैं। तो अभी क्या है कि जापान खोल दिया गया है पूरी तरीके से सभी कंट्रीज़ के लिए, रीजन्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ट्रैवल तो ग्रुप में ही करना पड़ेगा, लेकिन ग्रुप तो जो ट्रैवल गाइड होता है या टूर ऑपरेटर होता है उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सितंबर 7 को एक और डेवलपमेंट होती है। इन्होंने बोली की चीज़ कि कोविड-19 टेस्ट करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है अपनी होम कंट्री से। मतलब कि पहले कोविड-19 टेस्ट करा के चलना पड़ता था, प्री डिपार्चर टेस्ट की बात करूँ, जिसकी वैलिडिटी होती थी 72 घंटे की, तो वो भी इन्होंने एलिमिनेट कर दी। फिर इन्होंने सितंबर में कहा, अभी मतलब 1-2 हफ्ते पहले कहा कि इन्होंने कैपिंग जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ कर दी, मतलब कि 20,000 से 50,000 तक ले आए, मतलब कि 50,000 टूरिस्ट जो है जापान में जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जापान पूरी तरीके से अभी भी नहीं खुला है, बिकॉज कैपिंग है। तो ये जो कैपिंग है ये अक्टूबर में हटने जा रही है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है प्रेस रिलीज़ के थ्रू, उसमें इन्होंने कहा है कि कैपिंग जो है हटाने जा रहे हैं, और कोविड टेस्ट रहेगा नहीं आपके लिए, तो सबके लिए बेसिकली खुल जाएगा। सभी कंट्रीज़ के लिए खुल चुका है। द ओनली थिंग इज़ कि कैपिंग की वजह से लिमिटेशंस हैं कि यहाँ पे आपको वीज़ा ना इशू हो, यहाँ आपके वीज़ा पे रिजेक्शन आ जाए। तो इसलिए अभी अप्लाई करने की जल्दी वीज़ा मत करना। अगर जापान वीज़ा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो लेट्स वेट फॉर इट अंटिल अक्टूबर 1 के बाद जो है मैं जापान पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स पे। उसमें आपको वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स भी कवर कर दूंगा। वैसे जो पैंडमिक से पहले रिक्वायरमेंट थी, अगर आप स्टिकर वीज़ा लेते थे तो उसके अंदर आपको बेसिकली एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था, पासपोर्ट आपका ओरिजिनल चाहिए होता था, ट्रैवल आइटनरी आपको वहाँ दिखानी पड़ती थी, कि होटल की बुकिंग्स आपको दिखानी पड़ती थी, रिटर्न फ्लाइट फेयर्स दिखाने पड़ते थे यहाँ पे, और प्रूफ ऑफ फंड्स आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता था, और 6 महीने की आपको जो है बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती थी, और 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चलती थी यहाँ पे। और इसका सर्विस चार्ज आप देते थे। देखिए VFS के थ्रू लोग पहले अप्लाई करते थे, मतलब कि जो कॉन्सुलेट की फ़ीस है वो होती थी कुछ 490 रुपये या 500 रुपये के आसपास, और VFS की सर्विस चार्जेस होते थे कुछ 650 रुपये। अब इसके बाद क्या हुआ कि 2020 में इन्होंने इंडियंस के लिए वीज़ा भी मतलब कि शुरू करने का फ़ैसला किया था। अब उसके अंदर क्या था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका पूरी तरीके से, बिकॉज दिसंबर 2020 के आसपास जो है कोविड ने काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब किया, आपको पता, रिस्ट्रिक्शन शुरू हो गई।
तो उसके लिए भी इन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो ऑलमोस्ट सेम थी जो एक स्टिकर वीज़ा के लिए थी। वैलिड पासपोर्ट चाहिए होता था आपको, एक एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप भरते थे, मतलब कि आपको कॉन्सुलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस केस के अंदर, और फ़ोटो जो आपको है वो देनी पड़ती थी, लगानी पड़ती, दोनों के केस के अंदर, चाहे स्टिकर वीज़ा हो, ई वीज़ा हो, फ़ोटो आपको एक अपलोड करनी पड़ती थी, जैसे कि 2x2 इंचज़ की हो गई, 45 mm × 45 इफ आई कैन रिकॉल, ये उसकी स्पेसिफिकेशन थी विद वाइट बैकग्राउंड। फिर आपको वही बात कि बैंक स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ती थी 6 महीने की, प्रूफ ऑफ फंड्स मतलब दिखाने के लिए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न आप लगाते थे, और ट्रैवल आइटनरी हो गया, होटल की कॉन्फर्मेशन और रिटर्न फ्लाइट फेयर्स। तो बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स है सेम इन द केस ऑफ स्टिकर वीज़ा और इफ़ यू टेक ई वीज़ा फॉर जापान। लेकिन ई वीज़ा के बारे में मैंने आपको बताया कि वो इंट्रोड्यूस किया गया था 2020 में, लेकिन वो पूरा कामयाब नहीं हो सका बिकॉज ऑफ कोविड। तो अब जो है काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि अक्टूबर से पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलनी चाहिए, हाँ, कोविड की रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट इन्होंने हटा दी है। इसके अलावा कोई क्वारंटीन डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। जब प्री डिपार्चर टेस्टिंग नहीं है तो कोई ऑन अराइवल टेस्ट या उसके रिलेटेड क्वारंटीन नहीं होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरी चीज़, कैपिंग जो है पूरी तरीके से हटनी चाहिए, मतलब कोई लिस्ट नहीं होनी चाहिए कि कोई ब्लू कैटेगरी में आता, कोई येलो में आता, कोई रेड में आता है, ये सब चीज़ें हमें नहीं मिलनी चाहिए, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हटनी चाहिए। फिर इसके अलावा जो हाँ, इन्होंने जो है वीज़ा फ्री फैसिलिटी भी शुरू की है, अनाउंस की है, जो कि अक्टूबर से शुरू होगी, बट यूएस के लिए और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज़ के लिए वो है, उसमें इंडिया का नाम होना मुश्किल है। तो इंडिया के केस में आप ये मान के चलें कि यहाँ तो आप ई वीज़ा ले पाएंगे और यहाँ आप स्टिकर वीज़ा ले पाएंगे। उसमें भी डिपेंड करता है कॉन्सुलेट क्या डिसाइड करता है, क्या वो ई वीज़ा की फैसिलिटी स्टार्ट करना चाहते हैं या वो स्टिकर वीज़ा पहले शुरू करेंगे। ओके, तो ये थे एक छोटी सी वीडियो के अंदर अपडेट्स जापान के रिलेटेड, और इसके बारे में अक्टूबर के अंदर मैं एक डिटेल्ड एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो ज़रूर आप उस वीडियो को देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय एंड टेक केयर।